1964 जब कुछ साइंसदान मामूल की तरह अपनी लैब में बैठे स्पेस से आने वाली रेज़ को स्टडी कर रहे थे कि इनके रॉकेट्स ने कुछ एक्स रेज़ को डिटेक्ट किया, मगर ये एक्स रेज़ कहाँ से आ रही थी इस बारे में कोई सुराग नहीं लग सका। बिलाखिर 1971 में एस्ट्रोनॉमर्स ने यह मालूम किया कि ये एक्स रेज़ एक ब्राइट ब्लू स्टार से आ रही थी जो एक पुरअसरार स्याह जिस्म का चक्कर लगा रहा था, और इस सितारे के मैस को ये स्याह जिस्म थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर रहा था, निगल रहा था, और इसी वजह से एक्स रेज़ खारिज हो रही थी। और यही वो दिन था जहाँ से ब्लैक होल को दरियाफ्त किया गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मलिहा मुनीर, और स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के मुताबिक हर 1000 स्टार्स में से एक स्टार इतना आ सकता है कि वो ब्लैक होल बन सके। तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल कहीं ना कहीं स्टार से ही बनते हैं, और ये कैसे बनते हैं यही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है एक सितारे से। एक सितारा पैदा कैसे होता है, और कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़ की तरह इसकी भी एक इब्तिदा और एक इंतहा होती है। तो आसमान पर चमकने वाले करोड़ों सितारे जो आसमान को खूबसूरत बनाते हैं, वो दरअसल ज़मीन से करोड़ों गुना बड़े और बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो ये सितारा पैदा कैसे होता है? सबसे पहले गैस का स्पेस से एक बहुत बड़ा बादल इकट्ठा हो, और इसका टेम्परेचर इतना कम होता है कि इस गैस के मॉलिक्यूल, इसे हम जाइंट गैस क्लाउड बोलते हैं। यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, तो यहीं से हीट रिलीज़ होती है, जिसके नतीजे में एक मॉलिक्यूल्स का ग्रो बनता है जिसका टेम्परेचर जाइंट गैस क्लाउड से ज़्यादा होता है। अब अगर जाइंट गैस क्लाउड का साइज़ बड़ा हो तो वहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोटोस्टार्स भी हो सकते हैं। प्रोटोस्टार से स्टार टिटॉरी फेज में जाता है, जब प्रोटोस्टार में मटेरियल जाना बंद हो जाता है और बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज़ होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, मगर ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता कि न्यूक्लियर फ्यूजन को सपोर्ट कर सके, और इस हालत में सितारा 100 मिलियन साल तक रहता है। बता दूँ, इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि फ्यूजन रिएक्शन से मुराद ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर दो छोटे छोटे एटम्स मिलते हैं और एक बड़ा एटम बनाते हैं, और इसके नतीजे में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, और इस फेज़ को टिटॉरी फेज़ कहा जाता है। यहाँ से सितारा मेन सीक्वेंस फेज़ में दाखिल हो जाता है, और ये वो वक्त है जब टेम्परेचर इस हद तक बढ़ जाता है कि फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। अब बेशक फ्यूजन रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एनर्जी चाहिए होती है, मगर रिलीज़ होने वाली एनर्जी इसकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से सितारे की कोर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ कराती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है। जब सितारे के पास हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है तो वो मेन सीक्वेंस फेज से रेड जाइंट में तब्दील हो जाता है, और यहाँ से इसकी कोर में रिएक्शन बंद हो जाता है और इसकी सरफेस पहले के मुकाबले में ठंडी होनी शुरू कर देती है। अब चूँकि सारा हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना चुका होता है, तो ये बनने वाली हीलियम फ्यूज़ करना शुरू कर देती है। हीलियम ख़त्म होती है तो कार्बन की फ्यूजन शुरू हो जाती है, और इसी तरह से ये फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है, और यहाँ से रिलीज़ होने वाली एनर्जी कोर को खुद में कोलैप्स होने से बचाती है। एट द एंड आयरन एटम्स पैदा हो जाते हैं, और वो जब फ्यूज़ होते हैं तो वो इर्द गिर्द की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके नतीजे में सितारे की एनर्जी कम हो जाती है और ये खुद में ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि पहले कोर में होने वाले रिएक्शन की एनर्जी ग्रेविटी से लड़ती है। यानी इसको समझने के लिए देखो कि जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैस है, तो वो ग्रेविटी के ज़रिए असर कोर की तरफ धंसना चाहते हैं, लेकिन कोर में होने वाले रिएक्शंस की एनर्जी ग्रेविटी से बैलेंस हो जाती है और सितारा कोलैप्स होने से बच जाता है। लेकिन जैसे ही कोर में होने वाले रिएक्शन की एनर्जी ख़त्म होती है, ग्रेविटी अपना काम दिखाती है और सितारा खुद में ही कोलैप्स हो जाता है, और ये स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ज़मीन से 10 लाख गुना भारी जिस्म सिर्फ 15 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोलैप्स होने से पहले सितारा ब्लास्ट होता है और मटेरियल को स्पेस में स्कैटर कर देता है,
और अगर बड़ा है तो एक सिंगुलैरिटी जिसको ब्लैक होल कहा जाता है उसमें कोलैप्स कर जाता है और इसी धमाके को सुपरनोवा कहा जाता है। जब सुपरनोवा होता है तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, इस एनर्जी से एक पूरी की पूरी गैलेक्सी हफ्तों तक रोशन रह सकती है। और इसी सुपरनोवा के बाद कहानी शुरू होती है यूनिवर्स के सबसे पुरअसरार बॉडी की, जिसके बारे में साइंसदान कुछ भी कहने से कासिर हैं, और सबसे फैसिनेटिंग बॉडीज़ की जिस पर दुनिया के तमाम फिजिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदानों की नज़रें लगी हुई हैं। अब ये ब्लैक होल ज़्यादा फैसिनेटिंग इस वजह से भी है कि इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ग्रेविटी ज़्यादा क्यों होती है? वो इस वजह से होती है कि इसका मैस बहुत ही थोड़ी जगह पर कन्फाइन हो जाता है, यानी इसका मैस खुद में इतना ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाता है, इतना ज़्यादा कोलैप्स कर जाता है कि एक एटम के साइज़ जितने ब्लैक होल का मैस एक पहाड़ के बराबर, और सोलर सिस्टम जितने ब्लैक होल का मैस 40 लाख सूरज के मैस के बराबर हो सकता है। और इसी छोटे साइज़ और बहुत ज़्यादा मैस की वजह से इस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इवन लाइट भी इसमें से बाहर नहीं निकल सकती। हम नहीं जानते कि ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ से निकलने वाली लाइट तक को ब्लैक होल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना हम देख सकते हैं वो है सिर्फ इसके इर्द गिर्द का रोशन सा इलाका जिसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं। लेकिन अगर आप इससे बहुत दूर हैं तो आपको इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। वजह ये है कि ग्रेविटी फासले पर, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर सूरज की सतह पर ग्रेविटी 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन ज़मीन चूँकि सूरज से काफ़ी फासले पर है तो यहाँ पर ग्रेविटी सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही फील होती है। और अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बन जाए तो इसका रेडियस जो अभी 5 लाख किलोमीटर है वो कम होकर सिर्फ 3 किलोमीटर रह जाएगा। अब चूँकि उसकी ग्रेविटी तो सेम है, अब अगर ग्रेविटी सेम है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो जिसके नतीजे में आपके और सूरज के दरमियान का फासला भी कम हो जाएगा, तो आप पर लगने वाली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। मगर अगर आप किसी तरह से सूरज से फासला इतना ही रखें जितना अभी है तो आप पर लगने वाली फोर्स उतनी ही होगी जितनी अब है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ब्लैक होल वाकई ब्लैक होता है, और क्या ये होल होता है, क्या ये स्पेस टाइम में कोई सुराख होता है? तो इसका मतलब है नहीं। अब हम ये जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम में कर्व पैदा हो जाती है, ये तो हम जानते हैं ना। तो जितने ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतनी ज़्यादा कर्व होगी। अब ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कर्व बहुत डीप हो जाती है, और इसी डीप कर्व की वजह से वो आपको होल जैसा नज़र आता है। और दूसरी बात ये है कि क्या ये वाकई ब्लैक होता है? तो ये ब्लैक नहीं होता, सिर्फ इस वजह से हमें ब्लैक नज़र आता है जाने वाली लाइट तक वापस नहीं होती, और चूँकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, हम किसी भी चीज़ को तब देखते हैं जब वहाँ से उसकी चीज़ से टकराकर लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है। अब चूँकि लाइट तो यहाँ से वापस ही नहीं आती, तो इसी वजह से हमें ये ब्लैक नज़र आता है। अब एक क्वेश्चन और पैदा होता है कि क्या ब्लैक होल भी मरता है? आइंस्टाइन की इक्वेशन ये प्रिडिक्ट करती हैं कि हो सकता है कि बहुत लंबे अरसे में ब्लैक होल एवेपोरेट हो जाए। बाकी पहला और आखिरी क्वेश्चन कि अगर हमारी ज़मीन को कोई ब्लैक होल निगल ले तो क्या होगा? पहले तो साइंसदानों के मुताबिक ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि ज़मीन को कोई भी ब्लैक होल निगल सके, लेकिन अगर निगल भी ले, फ़र्ज़ करें अगर हमारी ज़मीन ब्लैक होल में चली भी जाए, तो इस बारे में स्टीफन हॉकिंग ने 2015 में प्रिडिक्ट किया है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि ब्लैक होल के अंदर जाने वाली हर चीज़ तबाह हो जाती है। हो सकता है कि आप ब्लैक होल में जाएं तो कोई और कायनात आपका इंतज़ार कर रही हो, किसी और डायमेंशन में कुछ और चीज़ आपके इंतज़ार में हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं। इस बारे में सच का पता तब ही चलेगा जब इंसान के पास शायद कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि वो ब्लैक होल के अंदर सफ़र कर सके, लेकिन तब तक हमें उस दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक हम इस काबिल हो जाएं। ब्लैक होल के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या सोचते हैं, इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।